Okay, so we will start with questions on atomic physics today. I wanted to take theory of nuclear physics, but it is better that we solve some question on atomic physics first and then proceed towards nuclear physics. So पहला ही question, if in nature there may not be an element for which principal quantum number n greater than 4, then the total possible number of elements will be. अब आपका जो periodic table है उसमें you already know you have more than 110 elements. तो अगर नेचर में ऐसा होता कि आपके पास जो भी एटम है उसमें n ग्रेटर देन 4 परमिटेड नहीं होता, मतलब चौथे ऑर्बिट के बाद एक भी ऑर्बिट अलाउड नहीं होता, तो टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? तो फॉर एग्जाम्पल यू नो, अगर पहले ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन, 2 तो हीलियम, देन सेकेंड ऑर्बिट में एक लिथियम, देन ऑक्सीजन, 3 4 5 6 7 8, राइट? तो व्हाट यू ऑलरेडी नो इज जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे एलिमेंट चेंज होगा. बाय द वे, you should know total number of states is given by total number of states is equal to 2n square, and this is also equal to total number of elements, by the way. Alright, तो अगर हमारे पास नेचर में ऐसा होता कि सिर्फ n इक्वल टू 1 है, सिर्फ पहला ऑर्बिट अलाउड है, तो यू विल गेट ओनली 2 एलिमेंट्स. फॉर n इक्वल टू 1 यू विल गेट ओनली 2 एलिमेंट्स, मतलब ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम विल बी अलाउड. फॉर n इक्वल टू 1, दिस कैपिटल N इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लेट अस से दिस विल बी 2. n इक्वल टू 2, अगर 2 ऑर्बिट अलाउड होते तो ये होता आपका 2n स्क्वायर, मतलब कितना? 2 इंटू 2 स्क्वायर मतलब कितना? 8, राइट? सो अगर 3 होते, सो फॉर n इक्वल टू 3, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट यू विल गेट इज 2n square again. So 2 into 3 square, 3 square is 9 into 2 is 18, and for n equal to 4 you will have capital N equal to 2n square, that is equal to 2 into 4 square, 16 into 2 32, right? तो ये है नंबर ऑफ स्टेट्स. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आएगा इन चारों का एडिशन. क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी बोला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में आपको पूछा है कि अगर इन नेचर ऐसा होता कि एटम्स विथ मोर देन 4 ऑर्बिट्स आर नॉट अलाउड, तो कितने एलिमेंट्स? अभी आपको पता है पीरियोडिक टेबल में यू हैव मोर देन 110, राइट? मैं मोर देन 110 क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज बाकी के जो है वो सिंथेटिक होते हैं. वेरी गुड. सो इफ ओनली n ग्रेटर देन 4 वाज नॉट अलाउड, मतलब सिर्फ 4 ही ऑर्बिट अलाउड थे, तो टोटल क्या आएगा? टोटल आएगा पहले ऑर्बिट को करस्पॉन्डिंग 2, दूसरे को करस्पॉन्डिंग 8, तीसरे को करस्पॉन्डिंग 18 एंड फोर्थ को करस्पॉन्डिंग 32. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट वेयर पॉसिबल वाज 2 plus 8 plus 18 plus 32. इजी है. 2 plus 8 is 10 और 32 plus 18 is 50. 50 plus 10 is 60. तो आंसर विल बी ए. पता क्या होना चाहिए? फॉर्मूला क्या है? 2n square, राइट? गुड. अगर मैंने बोला इफ इन नेचर यू कैनॉट हैव, यू मे नॉट हैव, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव n ग्रेटर देन 5, 5 से ज्यादा ऑर्बिट अलाउड नहीं है, तो कितने टोटल नंबर? तो इजी है. n इक्वल टू 4 तक 60 तो आ गए. इफ आई पुट n इक्वल टू 5,
5 square, 25 into 2, 50 plus 60, 1 1 1 1 0. So roughly as of now you have elements with maximum n equal to 5. मैं roughly बोल रहा हूँ, don't take it otherwise. So next question. In the nth orbit, the energy of an electron is, हमने कल के ही सेशन में देखा, कल के और परसों के. So last two sessions we have been discussing about energy of electron. So for nth orbit, energy of electron is minus 13.6 by n square eV. Negative sign indicates that electron is bound to the nucleus. तो यहाँ पे attractive force की बात हो रही है because electron is negative and nucleus is positive. तो negative sign मतलब system is bound system. Even in gravitation, Earth Moon system में भी negative आता है. So you need to understand negative मतलब attractive force. और for hydrogen atom बोला है, नहीं भी बोला होता तो आपको पता था. Z equal to 1 मतलब hydrogen atom होता है. The energy required to take the electron from first orbit to second orbit. It's a joke. It's a joke question. न्यूक्लियस पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट. पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था, उसको पहले से दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट करना है, तो यू हैव टू सप्लाई एनर्जी डेल्टा E which is equal to E2 minus E1, राइट. और आपको ऑलरेडी पता है फ्रॉम दिस फॉर्मूला which फॉर्मूला, ये ऊपर लिखा हुआ है हमने. ओके, सो लेट मी जस्ट take this delta E over here. तो जब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में था तब उसका एनर्जी था minus 13.6 by 1 square eV, मतलब minus 13.6 eV. जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा तो उसके पास एनर्जी होना चाहिए minus 13.6 by 2 square. मैंने कल ही बताया था ये कैसे कैलकुलेशन करते हो. minus 13.6 by 4, I told you 3.4. okay, so this is negative 3.4 eV. तो अगर इलेक्ट्रॉन को पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना है तो डिफरेंस इन एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड. ओके, so this is minus 3.4 क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में इतना ही एनर्जी होना चाहिए, 3.4 विद नेगेटिव साइन. माइनस ऑफ माइनस, यहां पे गड़बड़ मत करना क्योंकि दिस इज वेयर मेनी टाइम्स यू डू रॉन्ग थिंग्स. तो ये है minus 3.4 प्लस 13.6 मतलब 10.2 विद अ पॉजिटिव साइन EV. तो आपको 10.2 मतलब ऑप्शन नंबर ए इतना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा टू टेक इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट. This question can be modified to suit or to solve for helium for higher atomic number, जैसे लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, जो भी होगा. अगर हीलियम की बात होती तो सिर्फ यहाँ पे z स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है ना. तो इन दैट केस यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर. सो विल सी, बाद में करेंगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन. In the following atoms and moleculates. Okay, now what are moleculates? We don't care for the time being. Okay, for the transition from n equal to 2 to n equal to 1, the spectral line of minimum wavelength will be produced by. पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है. हमारे पास एटम्स और कुछ मॉलिक्यूलेट्स की बात हुई है. मॉलिक्यूलेट्स क्या है, यू शुड गूगल इट एनीवेज, पर समझ में आ जाएगा. यहां लिखा है ड्यूटेरियम एटम, अन यूनी आयोनाइज्ड हीलियम. यूनी आयोनाइज्ड मतलब जब आप हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, एक को उड़ा दिया, क्या हो गया, पॉजिटिव आयन, तो उसको बोलते हैं यूनी आयोनाइज्ड. यूनी आयोनाइज्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपने वहां से निकाल दिया. इलेक्ट्रॉन निकाला तो पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करेगा क्योंकि हमको पता है जितने प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट में. एक इलेक्ट्रॉन को उड़ा दिया तो यूनी आयोनाइज्ड हीलियम इज पॉजिटिव आयन. देन डाई आयोनाइज्ड लिथियम. लिथियम में कितने प्रोटॉन्स, कितने,
3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, 2 को उड़ा दिया आपने, तो यू हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड न्यूक्लियस. ओके, वेल, सो बेसिकली मॉलिक्यूलेट्स का मतलब वी आर ट्राइंग टू से आयंस इन शॉर्ट. एनीवेज, तो अभी आपको पूछा है कि ये 4 हमारे पास या एटम्स है या आयंस है, इसमें से फॉर द ट्रांजिशन n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 1, आपको पता है जब भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन होगा तो फोटोन इमिट होता है फ्रॉम थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल. तो वो जो वेवलेंथ इमिट होगा वो वेवलेंथ मिनिमम कौन से केस में होगा, बिकॉज दे आर आस्किंग यू मिनिमम वेवलेंथ. तो हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला? बोहर्स रिलेशन. बाल्मेर नहीं, क्योंकि बाल्मेर वो स्ट्रिक्टली हाइड्रोजन एटम और वो स्ट्रिक्टली n इक्वल टू 2 के लिए होता है. ट्रांजिशन इज एट सेकेंड ऑर्बिट, मतलब p इक्वल टू 2 बोल सकते हो उसको. So you should remember first that formula for wavelength emitted is R, where R is of course Rydberg constant, Z square 1 by, अब डिपेंड करता है, अभी इन्होंने ऐसा बोला है, ओके, तो मैं इसको बोलता हूँ N2, इसको बोलता हूँ N1. तो ये होता है कौन सा, जहां पे ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर. हमने इसको P स्क्वायर और इसको N स्क्वायर बोला है, डजंट मैटर. वेरिएबल्स का नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, तो डजंट मैटर रियली. तो वेल, इसकी भी जरूरत नहीं थी. क्यों जरूरत नहीं थी? N1 N2 फिक्स है, मतलब N1 कांस्टेंट, N2 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, मतलब इन शॉर्ट 1 by lambda was proportional to Z square. तो lambda is proportional to 1 by Z square. Okay, this is what you should know. तो मिनिमम अगर आपको वेवलेंथ चाहिए तो Z मैक्सिमम होना चाहिए. तो Z मैक्सिमम कौन से केस में? हाइड्रोजन के केस में Z इक्वल टू 1 होता है. तो आई राइट इट डाउन हियर, Z इक्वल टू 1. ड्यूटेरियम, व्हाट इज ड्यूटेरियम एटम? 2 protons 1 electron. Okay, so deuterium atom Z equal to 2. What is helium? Again Z equal to 2, and lithium is Z equal to 3. तो मैक्सिमम Z किसका है? लिथियम का. तो मिनिमम वेवलेंथ किसका होगा? लिथियम का. ऑप्शन नंबर डी, राइट. Formulas, that's all you need to know, and of course formulas without basic understanding of theory doesn't make any sense. तो theory पता होगा तब जाके आपको कुछ समझेगा यहाँ पे. Okay, so you just need to know this. और of course chemistry आपको पता है, ऐसा assumption है. You know isotopes क्या होते हैं, isotones क्या होते हैं, ये पता होगा तब जाके ड्यूटेरियम एटम मतलब क्या है. Deuterium is an isotope of hydrogen. What is isotope? Same number of protons. Iso same, topes protons. Isotones, iso same, tone मतलब न्यूट्रॉन. अभी आपने बताया, नॉट मी, ड्यूटेरियम एटम. That is what I wanted to check. चेक करो isotopes का मतलब. Okay, you need to check. Sorry to say, but you need to check. Next question. जोक, अगेन अ जोक. तो ये कल थ्योरी लिया था हमने. थ्योरी इसलिए लेता हूं मैं इतना इन डेप्थ, सो दैट ऐसे क्वेश्चंस ओरली सॉल्व होने चाहिए. सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ओरली? तो क्वेश्चन में आपको बोला है एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज शोन इन फिगर. तो देयर इज अ फिगर हियर इन व्हिच एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम 13.6 विद नेगेटिव, मतलब ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, 3 है, 4 है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. There are some transitions A, B, C, D. A transition n equal to infinity to n equal to 1. Series limit. किसका सीरीज लिमिट? लाइमैन सीरीज. खत्म क्वेश्चन यहाँ पे. क्यों? क्योंकि कम से कम आप J और J, A और B तो ऑप्शन नहीं हो सकता. फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमैन सीरीज, फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमैन सीरीज कौन सा था? सेकेंड टू 1. ये तो लास्ट मेंबर है, मतलब सीरीज लिमिट है. ओके, देन B transition
बी जो ट्रांजिशन है वो n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू 2 है, मतलब बाल्मेर है, और 5 to 2 है, 3 to 2 was अल्फा मतलब फर्स्ट लाइन फर्स्ट मेंबर, 4 to 2 was बीटा मतलब सेकेंड लाइन सेकेंड मेंबर, 5 to 2 gamma third member. Okay, third spectral line of Balmer series. So you have third spectral line of Balmer series, option number C. क्योंकि ऑप्शन डी में सेकेंड बोला है, n इक्वल टू 5 to 2 is third, क्योंकि 3 to 2 is first, 4 to 2 is second and 3 to 2 is third. तो ऑप्शन नंबर सी. आर वी गुड? तो इजी क्वेश्चन था काफी, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन. The ionization potential for second helium electron is, सबसे पहले you need to know what is excitation potential, what is ionization potential. अब excitation मतलब क्या? I will take example of hydrogen because that is the simplest case. एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन साथ में आ गया, बन गया एटम. ओके, तो हाइड्रोजन में एज यू नो इलेक्ट्रॉन कहां होता है? इलेक्ट्रॉन इज जस्ट इन द फर्स्ट ऑर्बिट. ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि हायर लेवल्स है नहीं, दे एग्जिस्ट, एनर्जी लेवल्स आर देयर, n इक्वल टू 2 3 4 5 6 ऑर्बिट्स है, बट वहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. गुड. तो इफ आई गिव दिस एनर्जी, मैंने इस हाइड्रोजन एटम को एनर्जी दिया. एनर्जी देने के सॉरी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे हीट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करंट पास कर सकते हो. सो देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग दिस. तो डिपेंड करता है जो एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो उसकी वैल्यू कितनी है. डिपेंडिंग ऑन एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन जो है, दिस इलेक्ट्रॉन कैन गो टू हायर लेवल्स. इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलते हैं हम लोग एक्साइटेशन. एंड द एनर्जी दैट यू गेव टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन टू हायर ऑर्बिट इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन पोटेंशियल. अब ऐसा भी हो सकता था, आई हैव गिवन एनर्जी, सप्लाइड एनर्जी टू दिस इलेक्ट्रॉन विच वॉज अर्लियर हियर, इसको मैंने 13.6 EV से ज्यादा एनर्जी दे दी. क्या होगा? इट विल लीव दिस एटम कंप्लीटली, ये एटम छोड़ के चले जाएगा, मतलब आयन बन गया. ओके, तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल. ओके, तो इसलिए ये पोटेंशियल नहीं है, ये एनर्जी है, इसलिए ईवी 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 ऐसा आप देख रहे हो यहाँ पे. तो दिस इज फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज दैट ionization potential is not actually ionization potential, it is energy. तो वो पोटेंशियल नहीं है, वो एनर्जी है, क्योंकि पोटेंशियल के यूनिट्स वोल्ट में होते हैं, ये ईवी में है. गुड. तो you are supposed to find out ionization potential for second helium electron. वेरी सिंपल क्वेश्चन. आपको याद होगा एनर्जी के लिए हम लोगों ने इक्वेशन लिखा था, E इक्वल टू माइनस 13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर. अब ये सेकेंड हीलियम इलेक्ट्रॉन, तो आपको अब ये पता होना चाहिए कि हीलियम एटम होता कैसा है. न्यूक्लियस एंड ओनली वन ऑर्बिट विच इज कंप्लीटली फिल्ड, अदर ऑर्बिट्स आर एम्प्टी. ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूं मैं. मिनिमम ग्राउंड स्टेट मतलब स्टेबल स्टेट होता है. ओके, ये पता होना चाहिए. गुड. एंड व्हाट डज दैट मीन? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट. ओके, स्टेबल स्टेट है वो. एनीवेज, वेट, विल कम टू दैट डिस्कशन ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, बाद में बात करेंगे. सो एनीवेज, let us just focus on what is being asked. सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहां पे है? सेकेंड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, पहला हो या सेकेंड हो तो फर्स्ट ऑर्बिट में. तो ये सिर्फ इट इज जस्ट टू कंफ्यूज यू, कंफ्यूज करने के लिए बोला है.
for first electron or second electron of helium n is equal to 1. पहला हो दूसरा हो n इक्वल टू 1 ही है, क्योंकि एक ही ऑर्बिट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है. हीलियम में तीसरा इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है. गुड. तो दिस इज द एनर्जी दैट इज possessed, और z की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, z is 2. Okay, we already know that z is 2. 4, 2 square is 4. 4 into 13.6, 50 point something, 54.4. गुड. तो सबसे पहले ये -54.4 EV एनर्जी, इतना एनर्जी ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, इतना एनर्जी है उसके पास. हमको क्या करना है, आयोनाइज. आयोनाइज करना मतलब क्या, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल के बाहर फेंकना है. तो उतना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा जितना इसके पास था, बट विद अपोजिट साइन. तो कितना था उसके पास, -54.4 EV. हमको कितना देना पड़ेगा, कम से कम प्लस. ओके, सो दिस इज आंसर. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th. दिस इज अ जोक अगेन. क्यों? अब मैं बार बार जोक इसलिए बोलता हूं क्योंकि अगर आपको थियोरी याद है, एनीवेज जस्ट रीड क्वेश्चन. लेट अस रीड क्वेश्चन. एवरी सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज एन अपर एंड लोअर लिमिट इन वेवलेंथ. होता ही है. ओके, जैसे लीमेन के लिए n इक्वल टू 2 to n इक्वल टू 1, ये एक लिमिट है. इंफिनिटी टू 1 ये एक लिमिट है. मतलब n इक्वल टू 2 to 1 से जो भी वेवलेंथ मिलेगा, और इंफिनिटी से 1, बाय द वे ये पता होना चाहिए आपको अगेन, n इक्वल टू 2 to n इक्वल टू 1, n2 to n1. This is not lower. Why not lower? Wait a minute, you are getting confused over here. Just a minute. Wait, you know the answer. सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो. What is the formula for energy? En2 minus En1. इसी को हमने En minus Ep लिखा था. तो अगर ऐसा कंफ्यूजन होता है तो मुझे यहाँ पे En minus Ep लिखना पड़ेगा. एनर्जी कब इमिट होगा, जब ट्रांजिशन होगा हायर टू लोअर. H nu, Hc by लैम्डा. तो ये जो डेल्टा E है, एनर्जी डिफरेंस है, इज इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, राइट? मतलब लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा E. व्हाट डज दैट मीन? जितना एनर्जी डिफरेंस कम होगा उतना लैम्डा ज्यादा होगा. तो 2 to 1 ये लोअर लिमिट नहीं है, ये अपर लिमिट है. लोअर लिमिट तो सीरीज लिमिट होता है वो. डू यू गेट माय पॉइंट? इंफिनिटी से 1 जब ट्रांजिशन होगा, दैट इज द लोएस्ट वेवलेंथ दैट यू कैन गेट, दिस इज द हाईएस्ट दैट यू कैन गेट. तो लीमेन के लिए, मैं लाइमेन की बार बार इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि सबसे सिंपल बताना होता है. n इक्वल टू 2 to p इक्वल टू 1 पे जब ट्रांजिशन होगा, दैट इज अपर लिमिट. और इंफिनिटी से जब होगा ट्रांजिशन, दैट इज लोअर लिमिट. Every series of hydrogen spectrum has upper and lower limit in wavelength. The spectral series which has upper limit of wavelength equal to 1875 angstrom. ये अगर आप ट्रेडिशनल वे से, मतलब वो सब फॉर्मूला लिख के सॉल्व करने जाओगे, तो इट विल टेक 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स, राइट? अगर आपको कल का लेक्चर याद है या इतना याद है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम L BP PP, लीमेन बाल्मेर पास्चेन ब्रैकेट कौन. लीमेन था, इफ यू रिमेंबर, अल्ट्रा वायलेट. ये था, बाल्मेर था विजिबल. पास्चेन था नियर इंफ्रारेड. उसके बाद ब्रैकेट था मिड इंफ्रारेड. फुन था फार इंफ्रारेड. और मैंने कल आपको दो
वैल्यूज लिख के भी दी थी ना, हमने दो दो लिखा था, अगर वो भी याद नहीं, 18,752, दिस इज नियर इंफ्रा, मतलब ये है पास्ट चेंज सीरीज, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो होमवर्क फॉर टुडे, असाइनमेंट फॉर टुडे इज यू नीड टू मेक अ टेबल फॉर योरसेल्फ। उस टेबल में क्या क्या होना चाहिए बता देता हूं, एंड दिस विल हेल्प यू फॉर मोर क्वेश्चंस हियर। व्हाट यू नीड टू डू इज रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम गामा एक्स यूवी विजिबल, उसके बाद इंफ्रा, इंफ्रा में 3, नियर मिड फार, उसके बाद माइक्रो रेडियो। ओके, you need to write down wavelength range roughly, you need to write down frequency range roughly, you need to specify energy range, of course, क्योंकि रेंज होता है ये। yes, तो ये टेबल बनाओ। ओके, एंड आई वुड सजेस्ट यू टू कीप दिस इन ईवी, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the kinetic energy of an electron, तो कब से हो गया ये, of an electron in an orbit of radius r in hydrogen atom is kinetic energy। well, kinetic energy फाइंड करने के दो तरीके, ऑफ कोर्स एक डिफिकल्ट लंबा रूट, तो मैं दो बता देता हूं, दोनों मेथड, वॉट एवर यू लाइक, दोनों में से आपको जो चाहिए आप कर सकते हो। मेथड वन में अभी काइनेटिक एनर्जी, तो बेसिक फॉर्मूला है ही हमारे पास, हाफ mv²। फिर आपको अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो छोटा सा प्रॉब्लम है, वो छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि v का फॉर्मूला याद होना चाहिए, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी स्पीड कितना होता है उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो नॉर्मली याद नहीं होता, E/2ε0hn ऐसा कुछ आता है नॉर्मली, या फिर इन टर्म्स ऑफ मास, क्योंकि मास दिख नहीं रहा है तो मास कैंसिल करना पड़ेगा। और एक चीज आप देख रहे हो यहाँ पे, व्हाट यू आर लुकिंग एज इन टर्म्स ऑफ रेडियस, तो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू डू दिस मेथड क्योंकि लंबा है। पहले तो v सब्स्टिट्यूट करो, फिर उसमें r है कि नहीं चेक करो, फिर सिंप्लीफाई करो, यू डोंट वांट। मेथड 2, कल मतलब प्रीवियस लेक्चर में मैंने वहां पे लिख के दिया है आपको, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इफ यू रिमेंबर। हमने, अगर नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूं, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस। ऐसे इक्वेशंस आप भूल नहीं सकते हो, यू कैन नॉट अफोर्ड। अगर आपको याद है ठीक, नहीं है तो याद कर लो। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। ऑफ कोर्स टोटल एनर्जी वाज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक, ऐसा हमारे पास आया था, राइट? और मोर और लेस इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही था, 1/8 या 4, वो देखते हैं, πε0 e² बाय r, 8 यहां पे था माइनस 1/4 πε0 e² बाय r। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आया था टोटल एनर्जी विच वाज नेगेटिव ऑफ 1/8 πε0 e² बाय r, और इसीलिए हमने लिखा था टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक। गुड। और एक चीज जो हमने कल नहीं किया, दैट इज, कैन यू मेक रिलेशन बिटवीन, जैसे आपने यहां रिलेशन बनाया है टोटल और काइनेटिक का, वैसे कैन यू मेक रिलेशन बिटवीन टोटल एंड पोटेंशियल, टोटल एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल एंड काइनेटिक? यस। तो इफ यू सी, काइनेटिक एनर्जी टर्न्स आउट टू बी
negative half of potential energy. नहीं, if you don't trust me, put values. Put values. Minus half. What is potential energy? Minus 1 by 4 pi epsilon 0 e square by r minus minus plus 1 by 8 आ गया. तो you have this. ठीक है, होगा तो होगा, डिलीट हो. गुड. तो from this equation I can write down. ठीक है, let us focus on mod values. तो according to this, mod of kinetic energy is half of potential. Right, तो ये तो हमारा कल हुआ था, तो मैं इसको रखने वाला हूं नहीं, because we don't need it. ये कल हो गया था, ये बाकी था, तो कैसे आया बता दिया. अब ये बता दिया आपको, तो फिर अभी आपको करते आना चाहिए ये. गुड. सो यू हैव mod of kinetic energy equal to half potential energy. Potential energy निकालना is not a difficult task. How do you find out potential energy? How do you find out potential energy? 1 by 4 pi epsilon 0. अभी आपने ही बताया a square by r. तो half 1 by 4 pi epsilon 0 e square by r. मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली. देखो प्रॉब्लम क्या है, मैं ऐसा क्यों लेके जा रहा हूं आपको. प्रॉब्लम ये है, मैं अभी हमने लिखा था ये काइनेटिक एनर्जी 1/8 पाई. मैं ऐसा क्यों लेके जा रहा हूं, उसका रीजन है. ऐसा क्यों लेके जा रहा हूं, उसका रीजन है. रीजन ये है, अगर मैं डायरेक्टली 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 लिख देता, तो फिर आप यहाँ पे 8 पाई एप्सिलॉन 0 ढूंढते. राइट, इसलिए मैंने वैसा नहीं बताया. नाउ इफ यू लुक एट ऑप्शन, you will not find 1/4 pi epsilon 0, क्योंकि ये जो फैक्टर है ये SI सिस्टम में आता है. ओके, यहाँ पे बोला है क्या CGS या SI सिस्टम? नहीं. अगर आप CGS सिस्टम में लेते हो तो ये फैक्टर 1 होता है. क्या होता है? 1. तो 1 होता है. तो काइनेटिक एनर्जी, इसलिए मैंने 1/8 नहीं लिखा, क्योंकि हाफ 1/4 pi epsilon 0, क्योंकि CGS सिस्टम में 1/4 pi epsilon 0 is 1. तो for the sake of clarity मैं लिख दूंगा. फिर बोलते हैं हम in CGS system. What is CGS system? Of course you know, centimeter gram second system. Okay, 1/4 pi epsilon 0 is equal to 1. Therefore, you have kinetic energy as E square by 2R. है क्या? ऑप्शन नंबर बी मिल गया आपको +4. गुड. तो देयर वाज अ रीजन बिहाइंड यूजिंग दिस फॉर्म. मैं डायरेक्टली बोल सकता था. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने कल ही देखा थ्योरी क्लास में, 1/8 pi epsilon 0 e square by r. लेकिन फिर 8 pi epsilon 0 ढूंढोगे आप, इसलिए मैंने बता दिया नहीं, ये हाफ इनटू पोटेंशियल. और एक फॉर्मूला भी नया पता लग गया आपको. और जब पोटेंशियल लिखोगे तो उसमें 1/4 pi epsilon 0 आएगा. देन यू कैन मेक अ कनेक्शन. फिर अगर नहीं भी पता होगा, यू कैन सी ये इतना फैक्टर आंसर में अपीयर हो रहा है. 1/4 pi epsilon 0 नहीं है, मतलब 1/4 pi epsilon 0 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और वो CGS सिस्टम में होता है. इसलिए एवरी सिंगल लाइन ऑफ योर बुक इज इंपॉर्टेंट. ओके, जो आप थ्योरी स्किप करते हो तो प्रॉब्लम होता, क्योंकि बिकॉज इफ यू स्किप दिस यू डोंट नो. मुझे पता है, पता ही नहीं था आपको. डिड यू नो दिस CGS सिस्टम में 1 होता है? नहीं पता था. गुड, अभी बताया, पहले तो नहीं पता. Anyways, I have short-term memory loss, so छोड़ दो. Let's go to next question. And it is good that I forget कि मैंने क्या बताया क्या नहीं, तो repeat होगा. Maybe some new students are there, तो उनको नहीं पता होगा, तो उनके लिए. If the wavelength of first line of Balmer series is 6561 angstrom, the wavelength of second line of series should be Balmer. First line 3 to 2, second line 4 to 2.
तो पहले फर्स्ट लाइन का देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन formula, everything is formula. 1 by lambda, it's the constant r. I am not going to substitute value of r because I'm little lazy, तो मैं नहीं करने वाला। 1 by p square, p क्या होता है बाल्मर के लिए 2। ट्रांजिशन कहां से हो रहा है, पहली लाइन के लिए 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 by lambda इक्वल टू, मैं lambda 1 बोल देता हूँ, दैट इज ओके। 9 minus 4 5, तो ये आएगा 5, 4 into 9 36। तो आपको इन शॉर्ट लैम्डा 1 मिल गया 36/5r। ओके, सो यू हैव ऑब्टेन लैम्डा 1 इक्वल टू 36/5r। Second line, for second line you already know ट्रांजिशन कहां से कहां होगा, 4 to 2। तो इसका मतलब since I am lazy, ये आ गया आपका सेकेंड लाइन के लिए लैम्डा 2, यहां पे 4। तो यू विल हैव लाइक दिस। तो यू नीड टू जस्ट डू कैलकुलेशंस। 16 minus 4 कितना, 12 अपॉन 16 into 4 64। तो ये आपको मिला यहां पे 12/64, राइट। गुड। नाउ व्हाट वी वांटेड टू फाइंड इज लैम्डा 2। हमारे पास क्या दिया है, लैम्डा 1। तो या तो आप डायरेक्टली लैम्डा 1 लैम्डा 2 कनेक्ट करो, या फिर यहां से r की वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट करो, या फिर लैम्डा 2 विच इज 64/12r लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 कर दो डायरेक्टली। देयर आर 3 थिंग्स। एक, यहां से r की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, वो लैम्डा 2 के इक्वेशन में डाल सकते हो। दूसरा, लैम्डा 2 फाइंड कर लो, डायरेक्ट दोनों को डिवाइड कर दो। इफ यू डिवाइड दिस टू you will have 64/12r divided by lambda 1. Lambda 1 was 36/5r। r गया 64 36, दोनों 4 का फैक्टर है। 4 9 जा 16 जा, फिर वापस 4 का फैक्टर है, 3 जा 4 जा, है ना। ऊपर आया 4/3, नीचे आया 9/5। लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 ऊपर आया 4/3, नीचे आया 9/5। ओके, गुड। इनटू लैम्डा 1, क्योंकि हमको लैम्डा 2 फाइंड करना है, ये लैम्डा 1 को यहां सरका देते हैं, हो गया। लैम्डा 1 की वैल्यू याद है क्या दिया था, 6 8 something 6561। 4/3 5/9 6561। तो 6561, 6 plus 5 11 plus 6 17 plus 1 18, 3 का फैक्टर, ये 3 के फैक्टर्स, ये 3 का फैक्टर। ओके, तो 1 जा 2 जा 1 जा 26, 8 जा 20, 2 plus 1 3, 3 plus 8 11 plus 7 18, वापस 3 का फैक्टर, सॉल्व करो। 3 जा 7 2 7 7 7 14 plus 2, अभी फैक्टर नहीं है ये,
9 आएगा, 9 आएगा, गुड। अभी वापस फैक्टर है, गुड। तो ठीक है, यू आर स्मार्ट इनफ टू डू दोस कैलकुलेशन। सो 279 ऐसा कुछ आएगा, ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑफ कोर्स यू कैन चेक। 4 इंटू 5 20, 20 का 0 हटा दो, 279 का डबल, क्योंकि ये 20 आया ना, 20 आया, 279 का डबल। मैं ज्यादा ट्रबल लेता नहीं हूँ, क्यों, 280 मान लो, जल्दी होगा। 28 का डबल पता है ना कितना, 56। 5600 में से यू विल माइनस समथिंग, ओके, 5600 से कम, यस। तो कैलकुलेशंस स्ट्रिक्टली आपको करने हैं। आई विल नॉट गो फॉर कैलकुलेशंस और आई विल नॉट चेक इफ दे आर करेक्ट। So this is how you can solve questions. This is oral again. According to Bohr's theory, the radius of electron in an orbit described by principal quantum number n, atomic number z is proportional to. हमने ये कल ही देखा था, अगर आपको याद होगा। पहले हमने हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का रेडियस का फॉर्मूला बनाया था, फिर हमने उसको बाकी एटम्स के लिए जनरलाइज किया था। जनरलाइज जब किया था तो रेडियस के केस में डिवाइड बाय जेड, वेलोसिटी के केस में मल्टीप्लाई बाय जेड, एनर्जी के केस में मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर, तो डिवाइड बाय जेड, तो एन स्क्वायर बाय जेड दिखना चाहिए, है क्या? ये कल ही हमारा हुआ। एंड दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि हमने थ्योरी करते करते ही 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। And you realize here these are all done already. So the radius of electrons second stationary orbit in Bohr atom is r. Radius of electrons second stationary orbit is r. Radius of third orbit will be, ये इंपॉर्टेंट है, सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, ऐसे पूछा है। तो अगर आपको याद है, रेडियस आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ओके। तो हमको थर्ड ऑर्बिट का रेडियस चाहिए, मतलब हमको R3 चाहिए, R2 दिया है, तो R3 by R2 is proportional to N3 by N2 square. N3 is 3, N2 is 2, तो आपको मिलेगा R3 by R2 equal to 9 by 4, okay, good, 9 by 4। तो R3 इक्वल टू 9 by 4 टाइम्स ऑफ R2, और R2 कितना बोला है हमको, R, तो ये आएगा आपके पास 9 by 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल R। 10 by 4 2.5 होता है, 9 by 4 2.25 होता है, क्योंकि 2.25 का डबल किया तो 4.5, उसका डबल किया तो 9, तो 9 by 4 is 2.25 times of R. Option number B. Absolutely nothing. सिर्फ आपको ये याद होना चाहिए था that radius of Bohr's orbit is proportional to n square. फिर R2 बता के रखा है, तो R3 by R2 is 3 by 2 square. So that is R3 is 9 by 4 times of R2. 9 by 4 is 2.25 and R2 is capital R. Next question. In any Bohr orbit of the hydrogen atom, the ratio of kinetic to potential is. अभी किया था हमने, kinetic was half potential with a negative sign. Option number C.
So that is why it is important for you to know formulas. The ratio of frequencies of the long wavelength limits मतलब minimum energy difference, लीमेन एंड बाल्मेर, मैं एक एक करके कर देता हूं. देखो, फॉर लीमेन सीरीज लॉन्ग की बात चल रही है, 1 बाय लैम्बडा एल, क्योंकि लीमेन सीरीज है. आर कहां होता है ट्रांजिशन 1 पे, 1 बाय 1 स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर. वैसे इसको सॉल्व करना नहीं चाहिए, मतलब बट यू शुड नो 1 माइनस 1 बाय 4 इज 3 बाय 4. ये 1 बाय 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर 1 बाय 4. 1 में से 1 बाय 4 गया तो 3 बाय 4. तो आपको यहां से लैम्बडा एल मिल गया 4 बाय 3r. सिमिलरली फॉर बाल्मेर सीरीज के लिए अगर आप देखोगे 1 बाय लैम्बडा बी दैट इज इक्वल टू r. कहां ट्रांजिशन होता है 2 पे होता है ना बाल्मेर में. गुड. सबसे पहले तो यही सीरीज आइडेंटिफाई हुआ था, डिटेक्ट हुआ था, क्योंकि ये विजिबल में आता है. तो लॉन्ग वेवलेंथ सी से तो 1 बाय लैम्बडा बी 9 माइनस 4 अभी किया था आपने 5 बाय 36. तो 5 बाय 36 तो लैम्बडा बी इज इक्वल टू 36 बाय 5r. तो जब रेशो लोगे आप लैम्बडा एल बाय लैम्बडा बी का, तो लैम्बडा एल 4 बाय 3r, 4 बाय 3r, लैम्बडा बी 36 बाय 5r. r गया 1 जा 9 जा, राइट. यू नीड टू नो दिस. अभी ये 3 1 जा 3 3 जा मत कर देना, गलत हो जाएगा वो. ओके, 5 जाएगा ऊपर, 3 आएगा नीचे. 5 बाय 27, 5 बाय 27, ऑप्शन नंबर बी. अगर आपने बाल्मेर टू लीमेन लिया तो फिर ऑप्शन ए. पर क्वेश्चन में क्या बोला है, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ. रेशियो ऑफ किसका रेशियो, हमने कौन सा रेशियो लिया. So you understand the difference between +4 and -1. क्यों, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि हमको वेवलेंथ निकालना ही नहीं है, सिंस फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. ओके, तो ये लीमेन और यहाँ पे बाल्मेर. इसका मतलब व्हाट आई एम राइटिंग हियर इज this 3r by 4, or frequency of Balmer is proportional to 1 by lambda b, which is equal to 5r by 36. आपको रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज बोला है, तो जब आप रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज लोगे तो यू विल फाइंड आंसर टू बी क्या आएगा 27 by 5. तो यू नीड टू बी केयरफुल. अगर रेशियो ऑफ वेवलेंथ बोला है या रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी बोला है. हमने पहले रेशियो ऑफ वेवलेंथ निकाला और क्वेश्चन फ्रेम ही वैसा किया है, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लॉन्ग वेवलेंथ. मतलब क्वेश्चन पढ़ते वक्त कंफ्यूजन है, किसका रेशियो, फ्रीक्वेंसी का कि वेवलेंथ का. रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो फ्रीक्वेंसी मतलब ऑप्शन नंबर A. Next question. In terms of Rydberg's constant, the wave number मतलब क्या 1 upon lambda. वो जो हमने लिखा ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी c by lambda होता है. You should know frequency is c by lambda. Just 1 by lambda is wave number. Wavelength is in meter. 1 upon wavelength is wave number which is
1/meter, L raised to -1. Okay, in terms of Rydberg constant, the wave number of first Balmer series, अभी किया था, अभी किया, वापस करने की जरूरत नहीं है। बाल्मेर सीरीज का पहला लाइन क्या आया था, 5r/36। हाँ, तो 5r/36 वही पूछा है। ओके, 1/λ भी पूछा है आपको। अच्छा, which of the following transitions in hydrogen atom emit a photon of lowest frequency? Lowest frequency मतलब नहीं, वो वेवलेंथ छोड़ दो फिलहाल, ठीक है, सही बोल रहे हो, यू नॉट रॉन्ग। जब फ्रीक्वेंसी की बात होती है ना, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब लोएस्ट एनर्जी डिफरेंस, लोएस्ट एनर्जी डिफरेंस। वेट अ मिनट, 2 to 1 आपने अभी आज किया 10.2। ओके, एनर्जी डिफरेंस की बात कर रहा हूं। 4 to 3 -13.6/4 square। energy, if you remember, energy is proportional to or equal to, लिखता हूं डायरेक्टली, instead I will write down equal to, क्योंकि फिर प्रोपोर्शनलिटी में समझाया तो फिर कंफ्यूजन होगा। equal to -13.6/n square। if I put 4, याद होगा आपको 16, मैंने कल बताया था 13.6/16 is 0.89 roughly। तो दिस करस्पॉन्ड्स टू -0.89। तो ऐसा लिख लेते हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड बेटर वे। ऑप्शन नंबर ए, n equal to 2 to n equal to 1, n equal to 2, n equal to 2 मतलब कितना, 13.6/4, कितना था, 3.4, -3.4 -13.6, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 10.2। ऑप्शन नंबर बी, n equal to 4 to n equal to 3, जब आप n equal to 4 डालोगे तो -0.89 एंड n equal to 3, 13.6/9, 1.5 के आसपास था रफली, -1.4, 1.4 माइनस ऑफ माइनस है ना, डिफरेंस फाइंड करना है। 1.4 और 0.9, 0.5, तो डिफरेंस इज 0.5 eV। गुड। 3 to 1, 3 आपने फाइंड करके रखा है, -1.4 माइनस ऑफ माइनस, डिफरेंस इज 12.2, 4 आपने फाइंड करके रखा है, 0.89 और 2 भी करके रखा है, माइनस ऑफ माइनस 3.4, 3.4 में से 0.9 गया, 3.4 माइनस 0.9, 2.5, so this is 2.5। गुड। सबसे कम डिफरेंस कहां दिखता है, ऑप्शन नंबर डी, 4 to 3। ओके, राइट, गुड। Some one of you please note this numbers down. I want you to remember, ऑप्शन ए में था 2 to 1, बी में था 4 to 3, 3 to 1, 4 to 2। Just note it down for a while. Why? Because I'm going to give you a trick. ये नहीं करना हमको नहीं करना, टाइम नहीं है हमारे पास, so we'll just quickly do orally। 2 to 1, 4 to 3, 3 to 1 and 4 to 2। Okay, now let me take you back to yesterday's session। कल हमने सेंचुरी कंप्लीट किया वैसे, तो लुक एट दिस फिगर, लुक एट दिस एनर्जी लेवल डायग्राम। कौन कौन सा था, 2 to 1, कितना ज्यादा डिफरेंस दिखाया है हमने। फिर क्या था, 4 to 2, 4 to 2, फिर क्या था, 3 to 1, 3 to 1,
ये तो 2 to 1 से ज्यादा डिफरेंस है। और क्या था? 4 to 3, 4 to 3. Okay, good. So now you remember this. 4 to 3, 4 to 2, definitely 2 to 1 और 3 to 1 out of question है। Now if you go back to आज का क्वेश्चन, कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? मे बी समवेयर। ठीक है, नो इश्यूज। यहाँ पे यस, ओके। 15th नंबर हमारा आंसर क्या आया? 4 to 3। गुड। तो वो तो इट वॉज क्वाइट विजिबल फ्रॉम एनर्जी लेवल डायग्राम ऑल्सो। तो अगर आपको एनर्जी लेवल डायग्राम थोड़ा भी याद है, थोड़ा सा भी याद है, तो without doing all this calculations you can directly do that. Next question, Rydberg constant find करना है। The wavelength of first line of Balmer, अभी ये orally आपको पता हो जाना चाहिए। याद है क्या हमने अभी फाइंड किया था? 1 by lambda b। Do you remember 1 by lambda b? 1 by lambda b अभी तो 2-3 बार आया। 5r by 36, तो अभी तो ये याद होना ही चाहिए। 5r by 36। ओके, आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है? रिड्सबर्ग कांस्टेंट। आपको बोला है वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इज, मतलब लैम्बडा बी की वैल्यू दी है, आपको आर फाइंड करना है। तो आर क्या आएगा यहां से? 36 by 5 टाइम्स ऑफ लैम्बडा बी। गुड। तो बाय द वे, इफ यू लुक एट ऑप्शंस, हमको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? 1.09, 1.09, 1.09, 1.09 एंड 1.09, सिर्फ 10 का पावर क्या आता है वो देखना है। तो ये आएगा R इक्वल टू 36 by 5 लैम्बडा बी कितना दिया है? 6563, 6563 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 पावर माइनस 10। ओके, तो दिस इज 6563 इंटू 10 पावर माइनस 10। तो ये 10 पावर माइनस 10 ऊपर गया तो 10 पावर प्लस 10, करेक्ट? गुड। नाउ 36 10s are 360, okay, 100s are 3600, 36 2s are 72 होता ना। इफ यू लुक एट दिस, दो तरीके सॉल्व करने के। लुक एट दीज टू नंबर्स। 36 को मैं what I will do is, there are two ways, मैं दोनों बताता हूं। इसको 3600 लिख दिया तो यहां पे 10 पावर 8, करेक्ट? क्यों कर रहा हूं ऐसा मैं? बिकॉज दिस इज 1 and little less than 2, 1 point maybe 9, maybe roughly 1 by 5 is 0.2, ओके, है ना? 1 by 5 तो पता है ना 0.2 होता है। 0.2 अपॉन 1.9 इंटू 10 पावर 8, आंसर में क्या है? 1.09। मतलब मुझे ऊपर 2 लिखना पड़ेगा, तो ऊपर 2 लिखेंगे। ऊपर 2, नीचे 1.9, 2 तो था नहीं, 0.2 था, तो यहां पे एक कर लिया एडजस्ट। अब ये तो पता ही है ना, वो लिखा है, तो क्या है आपका 1.09 इंटू 10 पावर 7 है क्या ऐसा? तो कैलकुलेशंस भी करने का एक मेथड होता है, और ये आप कब सीखते हो? जब आप बहुत सारे क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करते हो। तो मैंने यहाँ पे व्हाट यू शुड बी थिंकिंग, 36 by 65 63,
तो 36 टू 72 होता है ना, मतलब नीचे अगर 7200 होता तो डायरेक्ट कैंसिलेशन, लेकिन ये थोड़ा छोटा है तो 1.9 मान लिया। 36 को 3600 किया पहले कैसे, और 10 पावर जो 10 था, 2 जीरो इसको दे दिए, इसके 2 कम कर दिए, 1.9, बट 1/5 इज 0.2। 0.2 अपॉन 1.9, ये 1 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता, लेकिन फैक्टर में तो 1 पॉइंट दे सकते हैं। तो ये जो 0.2 है इसको 2 इंटू 10 पावर -1, ओके, तो 0.2 को 2 इंटू 10 पावर -1 और 10 पावर +8 था ही, तो 10 पावर +7 एंड 2 अपॉन 1.9, जरूरत क्या करने की, चारों तो सेम ही है, तो ऑप्शन नंबर ए। दिस इज हाउ you are supposed to solve this particular question. Okay, so that's it. We have solved 16 questions in 1 hour. All right, so by tomorrow I am expecting to finish this part of atomic physics. खत्म, फिर न्यूक्लियर की तरफ जाएंगे. So we'll stop here. It is already 6.